हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों वो आपके नए टॉपिक के साथ, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्राचीन इतिहास से है। प्राचीन इतिहास में जो प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीए के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि बीए आपके जितने भी सेमेस्टर वाइज क्लासेस हैं दोस्तों, सभी के लिए बीए है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ फिफ्थ के कोई भी सेमेस्टर का हो, सबके लिए सर आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं। और आपको सारे वीडियो में प्रश्न, मॉडल पेपर और आपको जितने भी टॉपिक्स के जो भी प्रश्न जैसे भी आपको होते हैं, सारे हम आपको अपडेट और अवेलेबल वीडियो अपडेट जल्दी जल्दी देते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। जी दोस्तों, अब हम इस यहाँ दोस्तों चैनल में हम बात करेंगे जो आपके प्रश्न हैं। वो प्रश्न जो है दोस्तों आपका भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय इतिहास में आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में प्रश्न आते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत क्या थे साहित्य, यानी कि भारतीय इतिहास में हम वही यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं प्रश्न। और ये प्रश्न आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रश्न है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। आप चाहे आप उत्तर भारत के हर्ष की मृत्यु के बाद के ले लें तो भी तभी आपका प्रश्न आता है, और सारे टॉपिक्स जो ले लें वही आपका लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलता जुलता क्वेश्चंस होते रहते हैं, लेकिन को जो आंसर है वो आपका एक ही होता है। आपको लिखना यही होता है, पढ़ना भी यही होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा कि कैसे क्या करना होगा। तो दोस्तों, टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भारतीय इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत हैं, क्या वह किसके ऊपर ये निर्धारित है। हमारा जो मूल साहित्य के जो मूल साहित्यिक स्रोत है उसका क्या आशय है, इसमें हमें क्या है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब जो बताया गया है वो उत्तर भारत में हर्ष की मृत्यु, यानी जब हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, यानी कि 647 ईस्वी के बाद, यानी कि बाद का जो समय है वो नए परिवर्तनों का है। यानी कि जब 647 में हर्ष की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद का जो समय आया वो नए परिवर्तनों का आया। इसमें एक बड़े साम्राज्य जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश की समाप्ति के बाद क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राज्यों की स्थापना हुई, और यह काल पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। इसको कौन सा काल कहा गया? पूर्व मध्यकाल। क्योंकि इसी काल में, यानी कि 647 से लेकर 1200 ईस्वी के अंत में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। देखा जाए तो संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, और परंतु क्षेत्रीय स्तर पर राज्य एवं प्रशासन का विकास हो रहा था। और इस काल में ब्राह्मी प्रकृति, जिसे कहते हैं हम संधि काल, ब्राह्मी प्रकृति किसे कहते हैं दोस्तों? संधि काल को। संधि काल जो ब्रह्मी प्रकृति थी, इसके जो संधि काल था उसको समाप्ति, और हिंदी देवनागरी संस्कृत भाषा, लिपि भाषा जिसे कहते हैं, की अभिव्यक्ति लोकप्रिय हुई। यानी इसी समय से हम इसको हिंदी देवनागरी भाषा के रूप में यूज़ करना स्टार्ट किए, और इससे आगे बढ़कर अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को लिपि और साहित्य का भी विकास हुआ। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इस काल के साहित्यिक स्रोत में अनेक राजकीय प्रशस्तियाँ प्राप्त हुईं। यानी कि जो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसी काल के रूप में वो जो राजकीय प्रशस्तियाँ थी वो इसी साहित्यिक स्रोत के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिसमें बाणभट्ट की हर्षचरित थी, जिसमें आपको बाणभट्ट की जो आत्मकथा थी वो हर्षचरित थी। फिर आता है कादम्बरी जैसी रचनाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कन्नौज के इतिहास के लिए वाकप्ति का लिखा ग्रंथ जो आप लोग जानते हैं गौड़वहो, जो प्रकृति भाषा में लिखी थी, प्रकृति भाषा में उल्लेखनीय है। कल्हड़ की रजत तरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का विवरण दिया, और यह पुस्तक आधुनिक इतिहास नियमों के आधार पर लिखी गई। यह काल राजपूत काल भी कहलाता है।
क्योंकि इसमें अनेक नवीन राजपूत राजवंशों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है और इनमें कई राजा और उसके दरबारी विद्वान उच्च कोटि की प्रतिभा रखते थे। प्रतिहार शासक के संरक्षित विद्वान जो राजशेखर जी थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे अप्रतिम ग्रंथों की रचना की। फिर आते हैं गढ़वाल वंश की। गढ़वाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीधर ने समाज, राजनीति एवं भारतीय संस्कृति पर कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। कौन था? कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 14 कांडों में राजा के कर्तव्यों, विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से गहलवाड़ शासक जयचंद के शासनकाल की घटना का विवरण मिलता है। चाहमान वंश के इतिहास पर जयानक का लिखा पृथ्वीराज विजय महाकाव्य महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैन मुनि नयन चंद्र सूरी को हम्मीर महाकाव्य और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी चाहमान वंश के लिए इतिहास का प्रकाश डालते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आपको पता है, ये जितने टॉपिक हमने आपको बताया इसमें सारे आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और जिनका दोस्तों पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन है उनके लिए भी ये आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है आपको बताया है। उसके बाद फिर आते हैं चाहमान वंश में जो इतिहास का लिखा गया जो लेखक है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखिए दोस्तों, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है, केवल आपको टॉपिक पढ़ते हुए जाना है और आपके दिमाग में तो खुद ब खुद बैठता हुआ चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है कि परमार वंश के इतिहास पर पद्मगुप्त नौशंसा कचरित उपयोगी ग्रंथ है, जिसमें मुंज और सिंधुराज के काल के समाज और संस्कृति का अच्छा ज्ञान होता है। इसके अलावा परमार वंश के प्रसिद्ध शासक जो भोज ने विभिन्न विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। चंदेल वंश के इतिहास पर राजशेखर का प्रबंध कोश, कृष्णमित्र का प्रबोध चंद्रोदय, चेदी चंदेल संघर्ष, प्रबंध कोश में चंदेल शासक मदन वर्मन, पृथ्वीराज रासो और आल्ह खंड में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक इनकी परमर्द देव वर्मन के संघर्ष की कथा है। गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के इतिहास पर जैन लेखकों की पुस्तक से अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमें हेमचंद्र का लिखा दयाश्रय काव्य, जो हेमचंद जी ने लिखा था वो कौन सा था? दयाश्रय काव्य, मेरुतुंग की जो प्रबंध चिंतामणि और सोमेश्वर जी की लिखी कीर्ति कौमुदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी थी? मेरुतुंग जी की प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर जी की लिखी कीर्ति कौमुदी और हेमचंद जी की लिखा दयाश्रय। दयाश्रय काव्य की जो है वो कुमारपाल चरित के नाम से प्रसिद्ध है। जो दयाश्रय काव्य है वो कुमारपाल चरित के नाम से प्रसिद्ध है। किसके द्वारा दोस्तों? कुमारपाल चरित। तो ये थी कुमारचल परित के बाद में। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, उसके बाद आता है बंगाल के पाल वंश के इतिहास की जानकारी। संध्या यानी कि संध्याकर नंदी के रामचरित से होती है। इसके अलावा आनंद भट्ट का लिखा बल्लाल चरित भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिससे सेन वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने गीत गोविंद ने जयदेव जी ने गीत गोविंद और हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व, धोई जी ने पवनदूत नामक ग्रंथ लिखे। और इस काल में दक्षिण भारत में अनेक शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जिनके संरक्षण में उच्च कोटि का क्षेत्रीय भाषा साहित्य लिखा गया है। इनमें सोमदेव की यशलिस्तक तथा नीति वाक्यामृत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में पंप, पोन, रन्न महत्वपूर्ण कवि हुए। जो दक्षिण भारत के कवि थे वो पंप, पोन्य और रन्न, ये 3 महत्वपूर्ण कवि हुए। पंप का जो है वो विक्रमार्जुन विजय था, रन्न जी का गदा युद्ध और पोन जी का भुवनय करामय।
ये ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें दक्षिण भारतीय पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। प्रसिद्ध पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने महत्व विलास प्रहसन नामक ग्रंथ लिखा। पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य वंश का इतिहास बिल्हड़ के विक्रमांक देवचरित से ज्ञात होता है, और जो कल्याण के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित है। चोल वंश के इतिहास के लिए तमिल ग्रंथ जैन गोंडार की कलिंगतुरपर्णी यानी कि ओट्टकुट्टम की उला रचनाएं हैं। जो गोंडार की हैं कलिंगुत्तम पर्णी, और ओट्टुकम की जो रचना है वो उला नामक रचना, इनकी श्रृंगार अभिव्यक्तियाँ हैं। और बंधुमित्र की वीर सोलियम भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। शोकीक्षार का शोककिलार का है वो पेरिये पुराणम, और जो बौद्ध ग्रंथ है वो महावंश भी महत्वपूर्ण है। चोल वंश का प्रारंभिक इतिहास संगम इतिहास से ज्ञात होता है। जो चोल वंश का जो प्रारंभिक इतिहास होता है उसे हम संगम इतिहास के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही तो होगा। जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर या आपको कुछ नए जो सेट हैं उसको सॉल्व कराएंगे। सेट के माध्यम से आपको सारी एक एक टॉपिक तैयार करा देंगे। जो भी प्रश्न आपका छूटा हुआ होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।